खुद बाबा साहब ने अपने 25 नवंबर 1949 के भाषण में कहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहब आप उधर देख रहे हैं इसलिए मेरी बात आपको 99% आप ही देख रहा हूं, लेकिन 1% ही बहुत इंपॉर्टेंट। 100 बनाने के लिए 1%। 99 तेंदुलकर ने 10 बार मारा, 99 और 12, लेकिन 99 मारा लेकिन सेंचुरी नहीं हो सका। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर, ये बहुत मुद्दा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब ड्राफ्टिंग कमेटी मुझे अपना अध्यक्ष चुना समिति में। मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर, मुझसे सक्षम कई लोग थे। सबको पता है कि जब आज़ादी मिली तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, खाने पर कोई अनाज नहीं था। केवल 35 साल की औसत उम्र थी, लेकिन पिछले 60-70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या? अरे बाबा, हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता था। ये सोच के रखिए आप। तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है। तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। नेहरू जी आधुनिक भारत की नींव रखी। सर, हाँ, तुम हमारे पार्टी में आए तो देखेंगे। सर, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, शास्त्री जी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजीव जी ने संचार क्रांति लाई और पंचायती राज और लोकल बॉडीज का आधार बनाया, जिसको नरसिंह राव ने 73rd 74th संविधान अमेंडमेंट आपको बधाई दे रहे हैं। अरे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मेरी पहचान हैदराबाद से थी उनकी। नहीं, आपको बधाई दे रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ 73 74 अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी की सपना थी और जो उन्होंने तैयार किया था, उसको आगे लाया गया। और आज जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, जो मेयर का हो, जो पंचायत का हो, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये सब जो मिल रहा है मैडम, ये कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। ये कांग्रेस ने एक्ट लाया। महिलाओं को क्या करे, महिलाओं को क्या करे, ये करे, उनको अध्यक्ष बनाए, मेयर बनाए, पंचायत मेंबर्स बनाए, तालुका पंचायत मेंबर्स बने, ये बनाए। अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम तुमसे भी तेजी से महिलाओं का आरक्षण बिल इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे हर चीज एक ही दिन में नहीं होता, तुम लोग अपोज करें उस वक्त, चलो। और मनमोहन सिंह के हर एक सुधारों का काम किया। प्रधानमंत्री की आधारहीन बातों से इतिहास बदल नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। इसीलिए कम से कम वो अपना ध्यान इधर रखिए। हम फर्जी आंकड़ों की नीति नहीं करते। अगर कांग्रेस की सरकार को असली उपलब्धियां बताने लगूंगा तो आपको
आपके पास समय नहीं है और मुझे भी ज़्यादा कुछ बोलना है, लेकिन थोड़ा तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उधर से इतने लोग बात करके ठोकते रहे, असत्य बातों को उन्होंने सही बोल के बताने को सारे दुनिया कोशिश की, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। उत्तर को प्रत्युत्तर देंगे और सत्यता पे आधारित उत्तर देंगे। सर, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोका है, लेकिन आज क्या कुछ घट रहा है ये सबको पता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चैलेंज समझा था, इसलिए कि 42nd अमेंडमेंट लेकर आई, जिसके तहत सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में जोड़ लगाया और आर्टिकल 51A यानी तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो बताए। तो वो गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है अगर आप देख लेंगे तो आपको मालूम होता है, और मैं ये बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप वो बात को छुपाना चाहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो इसीलिए ये कर्तव्य, हाँ, जो मोदी साहब ने नाम रखा है कर्तव्य पथ, हाँ, लेकिन कर्तव्य को ही भूल गए। 51A का जो आर्टिकल है उसी को भूल गए हो। वो सेक्युलर, सोशलिज्म, ये सब फालतू के वर्ड है, निकाल लो। ये कर्तव्य पथ में गड़बड़ी हो रही। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जब कभी वो आपके पास आएंगे, ज़्यादा तो इधर नहीं आते, कहीं मिले तो भी आप कह सकते हैं जरा संविधान के तहत चलो। लोग राज्यसभा में बोल रहे हैं, मुझे बड़ा दिक्कत होता है इसका उत्तर देना, इसीलिए आप ये कीजिए। सर, और एक बात मैं बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना और जजमेंट आफ्टर जजमेंट ने इसे सही ठहरा दिया। तो रिसेंटली उसको तो मानते ना, हम बोले ठीक है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, जज ये सही है कह रहे सो, लेकिन दुनिया सही कह सकती है, लेकिन मोदी साहब कभी इसको मानेंगे नहीं। वो अपनी ही बात करेंगे, वो जो बोलते हैं वही सही। तो इसलिए आज आप भले ही राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री कोसने का मौका नहीं छोड़ते, खास करके जो शहीद इस देश के लिए हो उनका नाम लेकर बात करते हैं। और इमरजेंसी की बात तो बहुत बार हो गई। अब जब से इलेक्शन से पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते रहते हो। लेकिन उसका तो उन्होंने उत्तर दिया, जो गलती हो गई गलती हुई है, लेकिन इसके लिए हमको सुधारना है। तो इन्होंने कितना टीका किया, उन्होंने सहन किया, आपने उसको सदन से बाहर निकाला और इंदिरा गांधी जी 1980 में थम्पिंग मेजॉरिटी से चुन किया, थम्पिंग मेजॉरिटी से। सिर्फ 2 साल में कहां गया तुम्हारा ये जो टीका टिप्पणी को उत्तर? लोगों नहीं देते ना, चुनाव करके ही होता। तो ये चुनाव आया और जनता का निर्णय हुआ, ये अदालत में तो आपने निकाल दिया, ठीक है, उन्होंने भी मांग गए, लेकिन उसके 2 साल बाद उन्होंने थम्पिंग मेजॉरिटी से आके फिर तो ये अरे भाई, इसीलिए उन्होंने
गलत बताया और उनको सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा, लेकिन आज उनको सभी लोग याद करते हैं और इंदिरा जी को सभी लोग मानते हैं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं। ये संगम है सर, सामने वाले जो ऊपर बैठे, हाँ, संगम। ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो पहले, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ईडी ऊपर भी गए। ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ, हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको। ऊपर भी गए। तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है। कौन? हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है। और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे क्या खाया पिया, रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग सर, हम संवैधानिक प्रावधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश में कास्ट सेंसस की मांग की, और कास्ट सेंसस की मांग इसलिए कर रहे हैं, कमजोर लोग, तबकों के लोगों को बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए एक रणनीति बनाई जाए। इसीलिए आप ये जो हमारा माइंड है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। और ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आज मेरे साथ वोट देते हैं, कल दूसरों को देते हैं। हम देखे हैं 60 साल में कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग बदलते कैसे रहते हैं। तो इसीलिए वोटरों के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो, एरिया के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो। कोई एरिया, कोई स्टेट अगर आपको वोट नहीं देता तो आप क्या करते थे, उस स्टेट को पैसे देने का बंद करते हो, जीएसटी वक्त पे नहीं देते हो, ये आपका काम चल रहा है। और इरिगेशन पे नहीं देते हो, रेलवे के प्रोजेक्ट को नहीं देते हो। तो इसीलिए मैं और 1-2 मिनट लूंगा, खत्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली चुनौतियों से आगाह करते हुए संविधान सभा में कहा था, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिने इक्वालिटी in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो अध्यक्ष, सर, और गरीब बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है, और 5% इस देश के लोग, 62% संपत्ति उनके पास, 1% लोगों के पास आज 3% संपत्ति है, 50% लोगों के पास। तो ये सारी चीजें, आपकी इकोनॉमी किधर गई? क्यों इसको कम करने में आप लोग काम नहीं कर रहे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप इतने सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हो, तो ये क्यों नहीं किए, ये मेरा सवाल है। दूसरा और एक सवाल है सर, मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति
जारी है। हाँ, हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। वो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, देश में फिर रहे हैं, इलेक्शन के लिए हर जगह जाते हैं। परसों मैं जब मिले थे तो उस वक्त मैं बोला, मुझे बोले कि कैसे हो, तो ठीक है बोले, शायद नड्डा साहब भी थे वहाँ, तो ठीक है बोले, तो आप बहुत घूम रहे बोल के मुझे बोले। तो मैं बोला साहब अब इलेक्शन में घूमना ही पड़ता है, आप जब गली गली घूम रहे हो, मैं कम से कम दिल्ली में तो फिरना पड़ेगा। तो ये सब जगह जाने का मौका उनको मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद गए और वहां से पाद यात्रा निकाली और ऑल पार्टी वाले उसको सपोर्ट करें। जब वो निकलते हैं, आपको तो इतना संरक्षण है, आप क्यों नहीं जा रहे, क्यों इस समस्या को सुलझा रहे हैं? तो मैं आपसे ये बात करने, इसके लिए मैं बात कर रहा था। और ये अशांति कितने दिन चलेगी, कैसा चलेगा, तो ये आप मुझे बताना चाहिए। और इस देश को एक हमने रखा। वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक किया, लेकिन आप क्या कहते हैं, एक है सेफ है। अरे एक है सेफ है, ये सेफ है देश, इसमें कोई अगर कोई अंगार डालेंगे तो वो लोग इसको फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता। तो हाँ, देखिए, और एक लास्ट कोट में आपका पढ़ूंगा। भक्ति इन रिलीजन may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. तो ये डिक्टेटरशिप के से बाहर है। आप जो आज बजा रहे हैं ना, ढोल बजा के उनकी भक्ति की नारा कर रहे हैं, तो वो ये लोग उनको डिक्टेटरशिप की तरह ले जाना चाहते हैं और वो डिक्टेटर बनने को तैयार है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के तहत नहीं चलना चाहिए और सभी लोग आज जो संविधान को हम मानते हैं वो उसी पर हम चलना चाहिए। और आज इस देश के लिए एक बात जरूरी है, जब देश को आज़ादी मिली, जब एटली ने, आपको मालूम, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस वक्त चर्चिल ने क्या कहा था, भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वहां दुष्टों, बदमाशों, लुटेरों के हाथ चला जाएगा। ये बात चर्चिल की ये मंशा थी। हम नहीं चला सकते, हम संविधान नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने ये बात की। लेकिन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी लाकर सबको बचा दिया। और इतना कहते हुए मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको एक ही मिनट में समझा के बैठूंगा, एक ही मिनट में सब। देखो, एक राहत इंदौरी का है, राहत इंदौरी, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो,
जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम दिल लिख दो, जिसे भी चाहे वो हलाल कर दो। ये शब्दों के साथ मैं मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। आपने जो मेरे को समय दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा समय मेरे पार्टी के समय में मत काटो, यही विनती करता हूँ। मान्यवर, आपने एक न्यायालय के आदेश की चर्चा की थी झंडे संबंधित, उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखती। देखिए क्या परफेक्ट टाइमिंग है। निर्मला जी ने 79 मिनट्स लिए, आपने भी 79 मिनट्स लिए। परफेक्ट है।